हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अरूप सर और आज हम लोग करेंगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का लास्ट पार्ट, मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है उसका लास्ट पार्ट। और स्टैंडर्ड 10th में ही सीबीएसई की जहां से स्टार्ट होती है चैप्टर, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म, उसका फर्स्ट पार्ट है ना। ये पूरा चैप्टर दोस्तों ये पूरी तरह से कनेक्टेड है ना। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और राइज ऑफ नेशनलिज्म ये पूरी तरह से एक दूसरे से लिंकअप है, ठीक है। जब तक ये नहीं जानेंगे तो वहां के सर्कमस्टांस को हम लोग नहीं जान पाएंगे कि ये राइज ऑफ नेशनलिज्म है क्या, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो जहां तक उम्मीद है कि अगर पिछले पार्ट में आप लोग देखे होंगे तो पिछले पार्ट में मैंने कवर कर लिया था कि इमीडिएट कॉज जो है वो क्या कॉज हुए थे, कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 फाइनली जो है वो आउटब्रेक हो चुका था। और आउटब्रेक होने के बाद अब जो है वो कुछ दिन तक चलने के बाद वापस हम लोगों ने जैसे देखा कि 9 मई है ना, 9 मई या वहीं से शुरू करते हैं। आफ्टर द इवेंट्स एट मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर एंड झांसी। तो क्या हो रहा था, इमीडिएट कॉज के बाद जो है सिपाही बहुत ज्यादा उग्र हो चुके थे। पहले हम लोगों ने देखा बरहमपुर से ये ट्रांसफर होते होते चला गया बैरकपुर में मंगल पांडे के साथ जो हुआ, मंगल पांडे को फांसी दी गई। और फिर उसके बाद वहां से ये खबर उड़ती हुई पहुंची मेरठ। 9 मई को मेरठ में वहां पे जब 85 लोगों ने मेरठ में आंदोलन शुरू हुआ, वहां पे जब 85 लोगों ने क्या कर दिया कि 85 सिपाहियों ने विरोध किया इसका कि नहीं हम लोग गन्स को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया और फिर नेक्स्ट डे वहां से कहां ट्रांसफर हो जाता है, ये रिवॉल्ट ट्रांसफर हो जाता है दिल्ली में। होने के बाद दिल्ली में हम लोगों ने देखा कि वहां पे सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर टू जो थे उन्हीं को कहा कि नहीं आप ही यहाँ के रूलर हैं और आप ही राज करेंगे। और पूरी तरह से दिल्ली को अपने कैप्चर में ले लिया था सिपाहियों ने और वहां से ब्रिटिश को खदेड़ कर निकाल दिया था। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि वहां पे आर्मी में भी इंडियंस ही ज्यादा थे, ब्रिटिशर्स नहीं थे बिल्कुल भी। ओके, तो दिल्ली को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया था। जो भी हो, 4 महीने बाद वापस जो है दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया ना। दिल्ली से ये कहां तक पहुंचा, लखनऊ तक भी पहुंचा। लखनऊ में जानते होंगे कि बेगम हजरत महल है ना, उनका नाम था बेगम हजरत महल। उनसे भी उनके प्रोविंस को छीन लिया गया और वो फाइनली वो नेपाल जाकर छुप गई है ना। फिर हम लोग देखते हैं कानपुर में किसने मोर्चा संभाला था, तो कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा संभाला था और वहां पे ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से मतलब एकदम बाहर कर दिया गया था, भगा दिया गया था। फिर वहां पर भी दिसंबर आते आते जो है वापस वहां पे कानपुर में कब्जा कर लिया गया और कानपुर से भी जो है नाना साहेब वो भाग चुके थे और जाकर नेपाल में छुपे हुए थे। और उन्हीं का जो क्या कहते हैं बिल्कुल खास आदमी तात्या टोपे वो छुपे हुए थे कल्पी में। नाम याद रखेंगे, कल्पी। अब क्या होता है कि झांसी, यहाँ पर देखिए झांसी में अभी तक भी ब्रिटिशर्स जो है वो अटैक नहीं कर पाए थे, लेकिन नेक्स्ट मीन्स 1758 में वहां पे क्या होता है, सॉरी 1858 में वहां पे क्या होता है कि फाइनली मार्च के टाइम में उन्हीं के कुछ लोगों द्वारा वहां पे धोखा देने की वजह से वहां का गेट खुल जाता है और जो ब्रिटिशर्स हैं वहां पे एंटर कर जाते हैं। रानी जो है वहां से छिप के निकलती है और वो पहुंचती है कहां, जहां पर तात्या टोपे रुके हुए थे कल्पी में, और वहां पे जाके फिर दोनों मिलते हैं और वहां से फिर उग्र आंदोलन जो है वो शुरू होता है। और फाइनली जो रानी लक्ष्मीबाई थी, आप लोग जानते ही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई वो बहुत बहादुर थी और बहुत बड़ी वीरांगना थी और उन्होंने लड़ते हुए 17 जून 1858 को अपने प्राण त्याग दिए। फिर क्या होता है कि तात्या टोपे उनको भी उनके साथ भी धोखा होता है ना। मान सिंह नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने उनको धोखा दिया और धोखा देने की वजह से वापस जो है नेक्स्ट ईयर मतलब 1859 में उनको भी फांसी की सजा दे दी गई। अब आ जाते हैं कि ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, हम लोग 1859 में आ चुके हैं। तो आखिर ये रिवॉल्ट तो हुआ जो चला लगभग 1.5 साल 2 साल के आसपास चला था, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या आउटकम निकल के सामने आया है ना। बिल्कुल बहुत बड़ा आउटकम निकल के सामने आया, क्योंकि ये वो भारतीय थे जो कभी किसी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, अतिथि सत्कार करते थे। आज उन्हीं लोगों ने शस्त्र उठा लिए थे उसी ब्रिटिश
गवर्नमेंट के खिलाफ, उसी ईस्ट इंडिया के खिलाफ, और उनकी जड़ें तक को हिला दी थी। अब जो है ये खबर पहुंचते पहुंचते ये ब्रिटेन तक पहुंचा और उन लोगों को लगा कि अब अगर इस माहौल को शांत नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं भारत पर राज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं थी कि वो डर गए थे, नहीं, वो बहुत चालाक लोग थे। अब उन्होंने इस चीज को चालाकी से संभाला, ये जो सिचुएशन था इसको बहुत अच्छे से संभाला और कहा कि नहीं नहीं, अब क्या करना होगा, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को राज करने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये लोग ठीक से राज नहीं कर पाते हैं। एंड पहला कंसीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, दैट एंड ऑफ कंपनीज रूल। और यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे राज कर रही थी तो सबसे पहला कंडीशन क्या हुआ कि कंपनी का रूल यहाँ से हट गया। और क्या लगा दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसके तहत क्या हुआ कि अब यहाँ पे राज करने का अधिकार जो है वो डायरेक्ट कहां पर चला गया, ब्रिटिश क्राउन में चला गया। ठीक है, मतलब सीधे सीधे वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे राज करेगी, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर राज नहीं करने वाली है। क्योंकि पहले कौन राज कर रहे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर थे वो लोग यहाँ पे राज कर रहे थे। तो एक्चुअली ये पूरी तरह से क्या था, एक सोचा समझा चाल था, बस ये रिवॉल्ट को, लोगों को संभालने का, इस रिवॉल्ट को दबाने का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सेफ्टी वाल्व थ्योरी का यूज किया गया है। ठीक है, पढ़ेंगे उसको आगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं इसको। अब इसी 1858 एक्ट के तहत क्या होता है कि यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको नियुक्त किया जाता है, जिनकी मदद करने के लिए कौन रहते हैं, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहता है, वो भी डायरेक्टली कहां से इलेक्ट होता है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ही इलेक्टेड होते हैं, वहां के कोर्ट के थ्रू इलेक्टेड होते हैं। और फाइनली हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे राज कौन कर रहा है, अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ही राज कर रही है। ओके ना, अब जहां पे पहले क्या था, गवर्नर जनरल थे, अब नाम उसका चेंज कर दिया गया, टाइटल बदल दिया गया और क्या बना दिया गया, वाइस रॉय। देन एक क्वेश्चन आता है दैट हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, देन लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग जो पहले यहाँ गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब वो क्या हो गए, फर्स्ट वाइस रॉय हो गए। अब देखिए कंसीक्वेंस, मतलब आउटकम में चेंज क्या आ रहा है, इस रिवॉल्ट के बाद ऑल्दो उन्हें चोट खानी पड़ी थी, वो भी थोड़ा थोड़ा नर्म हुए थे भारतीयों के प्रति। पहले जैसे किसी भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट में, सिविल सर्विस के रिक्रूटमेंट में कहीं भी भारतीयों को स्थान नहीं दिया जाता था, इस बार अब क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विस बाय ओपन कंपटीशन। अब एक चीज किया गया कि नहीं, ब्रिटिश सरकार ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया कि अब जो सिविल सर्विस में अपॉइंटमेंट होंगे वो ओपन कंपटीशन के थ्रू होगा, मतलब भारतीय भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव था, किसके बदौलत था, रिवॉल्ट के बदौलत था। ठीक है, नाउ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। तो क्वीन विक्टोरिया जो है वो इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को वहां पे वो शपथ ग्रहण करती है, वहां पे वो खुलेआम अनाउंस करती है कि अब जो है वो सरकार किसकी होगी, वो उनकी होगी। और उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए, कुछ वादे किए भारतीय जनता से। वो वादे क्या क्या थे, पहला प्रॉमिस था दैट नो इंटरफेयर इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स। अब किसी प्रकार से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारतीय सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने ये वादा किया। ये पहले बहुत ज्यादा हो रहा था, है ना, कि सामाजिक प्रथा को बदल दिया जा रहा था, धार्मिक आस्था पे चोट की जा रही थी, लेकिन अब ये वादा किया गया कि नहीं, अब किसी प्रकार का आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आपके धार्मिक आस्था के साथ और सामाजिक आस्था के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ नहीं होगी। ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स इक्वल, आइदर इंडियन और यूरोपियन। तो जितने भी सब्जेक्ट का मतलब जितने भी केसेस आएंगे उनके पास, चाहे वो भारतीयों के खिलाफ हो या यूरोपियंस के खिलाफ हो, वो सभी जो है एक बराबर तौर से देखा जाएगा, इक्वालिटी के साथ देखा जाएगा। अगर दोषी यूरोपियन होगा तो सजा उसे मिलेगी और दोषी अगर भारतीय होगा तो सजा उसे मिलेगी। पहले क्या था कि गलती किसकी भी हो, सजा किसे भुगतनी होती थी, भारतीय को ही भुगतनी होती थी। जनरल पार्डन एक्सेप्ट मर्डर ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। तो जितने लोग इस बात का भी एक तरह से अनाउंसमेंट किया गया कि ठीक है, ये रिवॉल्ट हुआ, जो कोई भी इस रिवॉल्ट में इन्वॉल्व थे उन सभी को माफ किया जाता है, क्योंकि अब तो वापस उनका शासन हो गया था। तो कहते हैं सभी को माफ किया जाता है, हम सभी को माफ कर देंगे, किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट किसको, जिन पर मर्डर चार्जेस हैं, मर्डर चार्जेस जिन पर थे उनको माफ नहीं किया जाएगा, बाकी जनरल पीपल, कॉमन पीपल सभी को माफ कर दिया जाएगा। तो एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटिश के व्यवहार में नरमी आ रही है, किसकी वजह से, ये रिवॉल्ट की वजह से। ठीक है, देन अब इसमें क्या आ गया, प्रमोट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी
इन इंडिया। और अब जो काम किए जाएंगे वो भारत के लिए किए जाएंगे, भारत के पैसे से भारत में डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये था पहला, हम लोग क्या देखे, एंड ऑफ कंपनीज रूल, ये पहला कॉन्सिक्वेंस था जिसमें कंपनी का रूल खत्म हो गया। दूसरा क्या था, क्वीन विक्टोरिया ने बहुत सारे वादे किए थे। अब देखते हैं तीसरा, एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवाज। बहादुर शाह जफर के खत्म होते ही मुगल का साम्राज्य खत्म हो गया। और जैसा कि हम लोग देखे कि नाना साहब भी वो नेपाल जाकर छुप गए, तो उनका यहाँ पे जो ऑफिस था, पेशवाज का जो ऑफिस कार्यालय वगैरह था, वो सब भी बंद हो चुका था। तो ये मुगल्स और पेशवाज ये ब्रिटिशर्स के बहुत अहम दुश्मन हुआ करते थे, कॉम्पिटिटर हुआ करते थे। तो एक तरह से ब्रिटिशर्स को उनसे छुटकारा मिल गया। ठीक है, ये भी एक आउटकम निकल के आया। कॉन्सिक्वेंसेस मींस आउटकम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स, that is Empress of India in 1876. Relation with princely states, ये क्या बताता है कि अब भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और वो कौन से स्टेट्स थे, वो वही, अब किसी के साथ अच्छा संबंध कब होगा, जब वो हमें किसी प्रकार से चोट नहीं करेगा, हमारे लिए फायदा करेगा। तो ये वो प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। ठीक है, और योगदान किसका दे रहे थे, ब्रिटिश का ही योगदान दे रहे थे। तो उन लोगों को लगा कि ये सब जो है ये हमारे मददगार हैं, तो इन लोगों को एक तरह से दिया गया कि ठीक है आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इनके लिए लागू नहीं किया गया। साथ ही साथ एक एक्ट जो है वो भी पास किया गया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया 1876। इसमें इसके तहत ये जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन लोगों ने मदद किया था ब्रिटिशर्स को इस रिवॉल्ट के दौरान, उनको भी सरकार में छोटी मोटी हिस्सेदारी जो है वो दी जाने लगी। ठीक है, ये था इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1876। नाउ इस रिवॉल्ट से ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक हो रहे हैं, सभी जाति के लोग एक हो रहे हैं। तो ये बात आपको मैं बार बार बताना चाह रहा हूं कि ये नरमी जो उनमें देखी जा रही थी, ये नरमी ऐसा नहीं है कि वो सुधर गए थे, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, ऐसा कुछ नहीं, या वो बहुत अच्छा सोचने लगे थे इंडियंस के बारे में, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये सारा बदलाव इसलिए ताकि वापस से ऐसा ना हो, उन्हें संभलने का मौका मिले और किस प्रकार से बेहतर ढंग से राज किया जाए, इसके लिए ये सब चालें चली जाती थी। ठीक है, इसी चाल में एक चीज और आता है, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो जिस तरह से देखा गया कि हिंदू और मुस्लिम एक होकर लड़ रहे हैं, और एक होकर अगर लड़ रहे हैं तो उनका सामना करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो अब उन लोगों ने एक नया गेम खेलना शुरू कर दिया, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ भड़काना, मुस्लिम को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना, और दोनों में फूट डालना। ठीक है, बड़े जाति को छोटे जाति के खिलाफ भड़काना, छोटे जाति को बड़े जाति के खिलाफ भड़काना, किसी को एजुकेटेड जो वर्ग है उनको नौकरी का प्रलोभन देकर बाकियों से अलग करना, मतलब किसी न किसी तरह से पूरे समाज को तोड़ के रखना। ठीक है, अगर हम तोड़ के रखेंगे तो भी क्या होगा कि राज करने में आसानी होगी। अगर एक हो गए तो फिर इसी प्रकार का रिवॉल्ट होगा और संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वाज रेशियल एंटागोनिज्म। तो अब भी जो भी हो, लेकिन अब भी उनमें एक बात तो थी कि अब भी वो लोग अपने आप को सुपीरियर रेस समझते थे इंडियन से, और दे फॉलोड, एक नया वर्ड अभी सुन रहे थे ना, सोशल डिस्टेंसिंग। सो दे आल्सो फॉलोड सोशल डिस्टेंस फ्रॉम इंडियंस। तो भारतीयों से वो दूरी जो है वो बना के रखते थे ताकि इन पे रूल जो है वो ठीक प्रकार से किया जाए, ज्यादा घुलने मिलने से इज्जत कम हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल उन लोगों ने रखा था। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में क्या था कि बहुत तेजी से, चूंकि भारत में अपना एम्पायर बचाना सबसे पहला तो काम ये था उनका, और दूसरा ये था कि भारत से मटेरियल को लेके यहाँ इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, एक्सपैंड कर रहा था। यहाँ पे मटेरियल्स बहुत अच्छे मिल रहे थे, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिल रहे थे, और उसका यूज वो लोग कर रहे थे अपने इकोनॉमिक एक्सपेंशन में। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन एशिया एंड अफ्रीका। तो पूरे एशिया में और अफ्रीका में भी यहाँ से वो लोग मतलब व्यापार संबंधी जो ट्रेड संबंध है वो सब बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ जो नहीं मान रहा था उनमें क्या हो रहा था, उनके साथ झगड़े भी हो रहे थे छोटे मोटे, लेकिन किस लिए, व्यापार को अपना बढ़ाने के लिए। तो फॉरेन पॉलिसी एक बहुत अच्छी यहाँ पे अपनाई गई थी उन लोगों के द्वारा यहाँ पे राज करने के लिए। ठीक है, नाउ चेंजेस इन आर्मी। तो जैसा कि पहले हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे कि भारत में किस प्रकार से यूरोपियन सोल्जर्स थे,
तो 1/4000, है ना, इतना बड़ा जो है गैप था। लेकिन इसी के वजह से ना कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई। तो अब क्या हो रहा है कि अब इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आर्मी में कुछ चेंजेस किए। क्या? क्योंकि ये दंगा भड़का था, ये रिवॉल्ट भड़का था कहां से? बंगाल प्रोविंस से। तो वहां पे यूरोपियन और इंडियन का जो रेशियो है वो क्या कर दिया गया? 1:2, हर 2 में 1 यूरोपियन होगा, है ना, मतलब बराबरी का हिस्सा होगा। ठीक है, जितने यूरोपियन सोल्जर्स होंगे उतने ही इंडियन सोल्जर्स भी होंगे। देन मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में ये 2:5 के रेशियो में चला कि 5 सोल्जर्स में 2 सिपाही जो होंगे वो यूरोप के होंगे। ठीक है, और ये चीज चलता रहा कब तक? ये चलता ही रहा फर्स्ट वर्ल्ड वार तक। और एक खास चीज उन्होंने अपनाई कि जो ज्योग्राफिकल तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे जगहों में यूरोपियन सोल्जर्स को ही रखा गया। ठीक है ना, अभी भी क्या हो रहा था? एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम ऑफिसर कॉर्प्स। अभी भी भारतीयों को ऑफिसर्स के पोस्ट पे रखा नहीं जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा जो है की पॉइंट था जो उन लोगों ने अभी भी अपने पास सुरक्षित रखा था। डिवाइड एंड रूल इन रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी ऑल्सो, यहाँ तक कि आर्मी में भी जो रिक्रूटमेंट हो रहा था वो इस तरह से हो रहा था कि आधे हिंदू हो आधे मुस्लिम हो और उनके तोड़ के रखा जाए, कभी एक ना हो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वहां पर भी चलाई जा रही थी। बैंड न्यूज़पेपर फ्रॉम रीचिंग सोल्जर्स, किसी भी प्रकार की जो घटना घटती थी पूरे बाकी देश में उसको सोल्जर्स तक पहुंचने न दिया जाए, इसके लिए उन लोगों ने क्या कर दिया था कि न्यूज़पेपर और मीडिया वगैरह जो भी था उन सबको बैंड करके रखा था। वो ये सब खबरें नहीं छाप सकते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि कॉन्सिक्वेंसेस, बदलाव खाली भारतीयों के हित के लिए नहीं हो रहा था। हम लोग देख रहे हैं ये बदलाव जो है पूरी तरह से किसके लिए हो रहा था? और अच्छे से उन लोगों के लिए राज करने के लिए हो रहा था। सारी चीजों को अब वो समझ चुके थे, अपनी गलती को वो समझ चुके थे और अपनी गलती को वो सुधार रहे थे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अब भारत में क्या हो रहा था कि भारत एक टिपिकल कॉलोनी बन चुका था उनके लिए, इकोनॉमी के लिए, उनके व्यापार के लिए। तो यहाँ से रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किए जा रहे थे और फिनिश्ड गुड्स, फर्निश्ड गुड को यहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा था, जिससे भारतीयों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। यहाँ पे लोकल हमारे आर्टिशंस जो थे, जो पीजेंट्स थे, जो इंडिगो प्लांटर्स थे, वो काफी ज्यादा हद तक जो है वो सफर कर रहे थे। उनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी क्योंकि उनका उनके इनकम का सोर्स जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब आता है आपका जो टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो शुरू होता है स्टैंडर्ड 10th सीबीएसई में, राइज ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले बच्चों मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिर नेशनलिज्म क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म। इसके बहुत सारे डेफिनेशन मिलते हैं। ठीक है, तो नेशनलिज्म बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज ए कॉन्सेप्ट, इट इज एन आइडिया। ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो कि लोगों को दूसरे लोगों से बांध कर रखता है। ठीक है, ये आइडिया कुछ भी हो सकता है। दिस आइडिया कैन बी एनीथिंग, दिस आइडिया कैन बी रिलीजन, हम धर्म के आधार पे एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। दिस आइडिया कैन बी लैंग्वेज, ये आइडिया जो है लैंग्वेज के तौर पे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं, भाषा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। रीजन के माध्यम से, क्षेत्र के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, कल्चर, सांस्कृतिक तौर पे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली एन आइडिया। नाउ व्हाट काइंड ऑफ आइडिया वाज देयर? राइज ऑफ नेशनलिज्म, व्हाट काइंड ऑफ आइडिया वाज देयर? तो ये आखिर कौन सा आइडिया था जो भारतीयों को एक कर रहा था? ठीक है, ये लोग तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा रहे थे, लेकिन वो कौन सा आइडिया था जो भारतीयों को फिर भी क्या किया जा रहा था? एक किया जा रहा था। उनकी आइडियोलॉजी एक हो रही थी, दैट वाज अगेंस्ट वन पर्टिकुलर फॉरेन रूल टू सेव आवर ओन कल्चर। अपनी संस्कृति से छेड़छाड़ ना हो, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। और ये एक कॉमन फीलिंग था कि अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने सामाजिक और धार्मिक आस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देना है। और दूसरा जो कॉज था कि एक कॉमन एनिमी, हर किसी को क्या था, हर किसी का एम था कि इस फॉरेन पार्टी के खिलाफ जो है हमें लड़ना है, इसको यहाँ से बाहर करना है। तो ये एक फीलिंग जो है वो आ चुकी थी। और साथ ही साथ ये जो स्ट्रगल था, ये रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई, जिनका सैक्रिफाइस, रानी लक्ष्मीबाई का सैक्रिफाइस, नाना साहेब का सैक्रिफाइस, तात्या टोपे, मंगल पांडे,
तो ये सब लोगों का जो सैक्रिफाइस था वो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने में मदद कर रहा था। लोग अब सोच रहे थे कि आखिर इन लोगों ने क्यों सैक्रिफाइस किया हमारे खिलाफ, ऐसी क्या आन पड़ी थी इनकी, ठीक है। तो ये फीलिंग जो है, राइज ऑफ नेशनलिज्म वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, व्हिच वाज द आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था ना। अब जब रिवॉल्ट हुआ, लड़ाई लड़ी गई, सब कुछ हुआ, हम हार गए। जब हार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़े ही नहीं, ऐसे कोई बात नहीं थी। कुछ कमियां रह गई थी हमें जिसकी वजह से हम हार गए थे, लेकिन हम इतने अच्छे से लड़े कि उनकी जड़ें तक को हमने हिला दी। वो ड्रॉबैक्स क्या था, कुछ ड्रॉबैक्स को हम लोग देखेंगे। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, आखिर क्या कमियां रह गई थी कि हम लोग ठीक ठाक से युद्ध नहीं कर पाए, उनको यहाँ से एक ही बार में भगा नहीं पाए। द फर्स्ट थिंग वाज नो कॉमन प्लान। किसी प्रकार का पूरे भारत में किसी प्रकार का कॉमन प्लान नहीं था कि क्या करना है, ठीक है। हर कोई अपने अपने हिसाब से लड़ रहा था। ओके, देन सेकंड वाज एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप। क्या भारत की तरफ से कोई एक ऐसा लीडर था कि हाँ पूरे युद्ध का नेतृत्व वो कर रहा हो, ऐसा नहीं था। तो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप यहाँ पे नहीं थी, जिसकी वजह से हम हारे थे। देन नो कॉमन गोल, एक पर्टिकुलर लक्ष्य भी नहीं था। किसी का एम था कि इनको भगाना है, किसी का एम था कि टैक्स नहीं देना है, किसी का एम था कि हम लोग को राइफल नहीं यूज करना है, ठीक है। किसी का एम था कि हमें रिलीजियस तौर पे जो है बदलाव नहीं करने देना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कॉमन गोल किसी का भी नहीं था। देन एक्सपीरियंस्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिश के तरफ से जो लोग लड़ रहे थे यहाँ पे, जिनके हाथ में कमान थी, वो काफी एक्सपीरियंस्ड थे, जिसकी वजह से उनका नेतृत्व जो है वो हमसे सुपीरियर हो गया, जिसके चलते वो जीत गए, ठीक है। देन मेन मनी एंड आर्म्स वर आल्सो सुपीरियर। उनके यहाँ जो लोग थे वो सुपीरियर थे, एक्सपीरियंस थे, उनके पास पैसा अधिक था यहाँ से, और उनके पास जो हथियार थे वो आधुनिक थे भारतीयों से। ये सारा चीज सुपीरियर था उनका, तो जिसकी वजह से हम उनका मुकाबला डटकर नहीं कर पाए। देन कुड नॉट इन्वॉल्व साउथ इंडिया। यहाँ पे ये जो है बटा हुआ था, साउथ इंडिया में इसका खासा असर नहीं था। साउथ इंडिया की तरफ से कोई जो है इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट इस रिवॉल्ट में नहीं किया था। ओके, तो जिसकी वजह से ये लिमिटेड रह गया था नॉर्थ में, नॉर्थ और सेंट्रल में ये लिमिटेड रह गया था, कुछ हद तक ईस्ट में आया था, और बाकी सभी क्षेत्र जो है वो अछूते रह गए थे। सभी लोग पार्टिसिपेट इसमें नहीं किए थे, सभी पार्टिसिपेट करते तो शायद हम जीत जाते। देन बिग मर्चेंट्स रिफ्यूज टू ज्वाइन। जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जिनको की बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा हो रहा था ब्रिटिशर्स के आने से, उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, कहा कि हम जो है हम इनके खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम इस रिवॉल्ट में अपना योगदान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वार्थ को देख रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। नेक्स्ट, सपोज्ड टू स्टार्ट ऑन 31 मई। ये एक तरह से प्लानिंग तो हुई थी कि ये रिवॉल्ट स्टार्ट कब करना है, 31 मई 1857 को स्टार्ट करना है, लेकिन ये ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस की वजह से और मंगल पांडे जी की वजह से ये क्या हो गया कि 31 मई से बहुत पहले ही 9 मई को ही स्टार्ट हो गया, और अनऑर्गेनाइज्ड वे में, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट हो गया, जिसके फलस्वरूप हम पर्टिकुलर बहुत अच्छे तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और जब कोई प्लान हमारा एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं होता है तो वो असफल हो जाता है। तो ऑल्दो हम लोग असफल नहीं हुए थे, हम लोग सफल हुए थे, बस थोड़ी सी कमी रह गई थी जो ये ड्रॉबैक्स की वजह से थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्विक देखेंगे। देखो ये चैप्टर जो है वो पढ़ा जा रहा है किस लिए, दैट व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या क्या चीज जो है उसके रिजल्ट के तौर पे अब सामने आया। तो रिजल्ट के तौर पे हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया, है ना। क्वीन विक्टोरिया ने बहुत सारे वादे किए, जिन वादों के तहत ये था कि इंडियन यूरोपियन को अब बराबर तरीके से देखा जाएगा, उनके केसेस को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, रिलीजियस और सोशल मैटर्स में छेड़छाड़ नहीं होंगे, है ना। तो ये सब चीज अब जो है डेवलपमेंट वर्क जो है वो भारत में किया जाएगा और भारतीयों के लिए किया जाएगा। तो ये सारी चीजों का जो है ये आउटकम निकल के आया था जो भारतीयों के हित में था। और क्या एक आउटकम आया कि मुगल्स यहाँ से खत्म हो गए, पेशवाओं का राज जो है वो भी खत्म हो गया। देन पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है कि किस तरह से तोड़ा गया हिंदुओं को और मुस्लिमों को, ठीक है। ये फायदा उनके लिए है, ये जो आउटकम है ये उनके लिए फायदेमंद है, ये उन्होंने लागू किया था, ठीक है।
किसको देखते हुए कि आगे फ्यूचर में ऐसा कोई अपराइजिंग ना हो इसके लिए, ठीक। देन फॉरेन पॉलिसी, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, यहाँ पे ये लोग जो है भारत को चूंकि अपनी कॉलोनी बना चुके थे, तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स थे और उसका सदुपयोग करते हुए इकोनॉमी का विस्तार किए जा रहे थे एशिया और अफ्रीका में। देन चेंजेस इन आर्मी, चूंकि आर्मी में उनके लोग कम होने की वजह से इतना बड़ा रिवॉल्ट हो चुका था, तो अब वो अपने आर्मी में सुधार करते हैं और आर्मी में बहुत ज्यादा सुधार हो चुका था। अब जो है रेशियो वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था यूरोपियन सोल्जर्स का यहाँ की आर्मी में, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हर वक्त था ही, बस ये था कि सोल्जर्स तक इसका खबर नहीं पहुंच रहा था, है ना, कि जिसकी वजह से ये विरोध हो पाए। आम जनता जो है वो बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर पाती है, ठीक है, विरोध अगर कर भी ले तो विद्रोह नहीं कर पाती है बहुत ज्यादा, तो सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है। सोल्जर्स को यहाँ पे पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा था, सोल्जर्स तक कुछ खबर, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक की जो एक्सप्लॉयटेशन वो चल रहा था, और जो हेवी टैक्स यहाँ पे इम्पोज किया गया था, उन टैक्स के पैसों से वो लोग क्या कर रहे थे, कुछ अच्छे काम भी हुए। तो रेलवेज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, रेलवेज स्टार्ट किया गया, साथ ही जो है कोल माइंस स्टार्ट किए गए, कुछ जूट्स कंपनीज वगैरह ये सब सेटअप किए गए, कुछ अच्छा काम हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। देन राइज ऑफ नेशनलिज्म, सबसे बड़ा आउटकम रिवॉल्ट ऑफ 1857 का कि लोग जो है वो एक हुए थे। अब लोगों में एक कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाज देयर, एकता की भावना जो है वो आ रही थी, पनप रही थी। ड्रॉबैक्स कुछ रह गए थे, है ना, वो कौन सी कमियां रह गई थी, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। कुछ ड्रॉबैक्स था, दैट नो कॉमन प्लान, पर्टिकुलर प्लान नहीं था, एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, कोई पर्टिकुलर नेता नहीं थे इसके नेतृत्व के लिए। देन नो कॉमन गोल, एक पर्टिकुलर लक्ष्य नहीं था। एक्सपीरियंस्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनके ऑफिशियल्स जो थे वो काफी एक्सपीरियंस्ड थे, या उनके जो लोग थे उनके पास पैसा अधिक था, उनके पास आर्म्स जो था वो भारतीयों से ज्यादा सुपीरियर था। देन कुड नॉट इन्वॉल्व द इंटायर इंडिया, पूरे भारत को ये लोग इन्वॉल्व नहीं कर पाए, साउथ इंडिया इससे अछूता रह गया था पूरी तरह से, है ना। बड़े बड़े मर्चेंट्स जो हैं उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया था कि हम लोग नहीं जुड़ेंगे, एंड दे सपोज टू, द रिवॉल्ट वाज सपोज टू स्टार्ट ऑन 31st of May, 31 मई को ये रिवॉल्ट स्टार्ट होने वाला था और फिर हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते। लेकिन हुआ क्या, ये ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस की वजह से ये एकाएक 9 मई को ही शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमने अपने प्लान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और ये पूरा रिवॉल्ट डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, जिसकी वजह से हम लोग क्या हो गए, हम लोग असफल रह गए, इसमें थोड़ी कमी रह गई हमारे रिवॉल्ट में। जो भी हो, इस रिवॉल्ट की वजह से अब जो है लोग इंस्पायर हो रहे थे, किनके, ये जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए गए थे रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे, इनके हीरोइक सेक्रीफाइस को लोग जो है एक इंस्पिरेशन के तौर पे ले रहे थे फ्यूचर रिवॉल्ट में, ठीक है, और भविष्य में जो रिवॉल्ट हुए, है ना। तो ये पहला मास मूवमेंट जो है ये भारतीयों ने कभी देखा था। मास मूवमेंट मतलब कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जिसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये पहला मास मूवमेंट था भारत के इतिहास में, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। और हम लोग देखेंगे कि ये राइज ऑफ नेशनलिज्म स्टैंडर्ड 10th CBSE का जो चैप्टर है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म यहाँ से स्टार्ट होगा वो, तो इसलिए ये टॉपिक जानना काफी ज्यादा जरूरी है बच्चों। यहाँ से फिर स्टार्ट होगा और हम लोग देखेंगे कि कितने बड़े बड़े मास मूवमेंट जो है वो लड़े गए, वो हुआ कब तक, 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये पूरा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विल बी कनेक्टेड विथ राइज ऑफ नेशनलिज्म, ओके। और फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार, हाउ वी अचीव्ड आवर इंडिपेंडेंस, किस प्रकार से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत होने पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।